हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार राजपूताना स्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है पहले ये जानना चाहिए, ज़रूरी है। वह समीकरण जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित होता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कई प्रकार का होता है, लेकिन मेन तौर पर हम तीन के बारे में ही जानेंगे अलग तरीके से। पहला होता है सरल बहुपद या रैखिक बहुपद। जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित होता है और उस चर पर अधिकतम घात एक ही होती है, उसे हम सरल बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। लेकिन आज हम केवल द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। आज हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद के लिए पहले एक समीकरण ले लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² का जो गुणांक होता है उसे हम a कहते हैं, और जो x का गुणांक होता है उसे b कहते हैं, और जो बचता है उसे c कहते हैं। अब इसके माध्यम से हम बहुपदों के गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। गुणनखंड करने में अधिकतर दिक्कत ही आती है, लेकिन मैंने कुछ ट्रिक बनाई है जिसके माध्यम से आसानी से उसे समझा जा सकता है। जैसे कि देखो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 प्लस प्लस। यदि c के आगे अगर प्लस लग रहा है तो हमेशा ध्यान रखें इनको जोड़ते हैं, और जो इसके गुणनखंड होंगे वो प्लस प्लस के होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए प्लस प्लस के होंगे। इसी प्रकार देखिए सेकंड, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 माइनस माइनस। ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि b के आगे माइनस है तो इसके गुणनखंड माइनस माइनस होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए c के आगे प्लस है तो भी हमेशा जोड़ते हैं। इससे एक चीज़ क्लियर होती है, यदि c के आगे प्लस है तब भी जोड़ते हैं, और c के आगे प्लस इस जगह है तब भी जोड़ते हैं। बस फ़र्क क्या आता है, इस b के आगे अगर प्लस है तो इसके गुणनखंड प्लस प्लस के होंगे, और इस b के आगे अगर माइनस है तो इसके गुणनखंड माइनस माइनस के होंगे। तीसरा, ax² प्लस bx माइनस c। यदि c के आगे माइनस आता है तो हमेशा घटाते हैं, और जो इसके गुणनखंड होंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस के होंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस के होंगे। जैसे कि आगे बताने जा रहा हूँ, ax² माइनस bx माइनस c। यहाँ देखिए माइनस है तो ये यहाँ भी घटाते हैं, और यहाँ माइनस है, ये माइनस और प्लस के इसके गुणनखंड होंगे। इसमें याद रखना, सबसे आगे जो संख्या होती है प्लस, ये यहाँ पे जो भी चिन्ह है वो हमेशा बड़ी संख्या के होंगे, और यहाँ पे हमेशा छोटी संख्या के होंगे। इन चारों के माध्यम से कुछ उदाहरण समझेंगे। जैसे 4x² प्लस 7x प्लस 3। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू जो है 4 है, जो x² का गुणांक होता है उसे a बोलते हैं। यहाँ पर x² गुणांक 4 है तो a की वैल्यू हो गई 4। ऐसे ही x का गुणांक 7 है, x के गुणांक को b बोलते हैं तो b की वैल्यू हो गई 7, और c की वैल्यू हो गई 3।
सबसे पहले ए का सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12, यानी गुणा करने पे आना चाहिए 12। और जोड़ने पर देखो यहाँ पे जोड़ना शब्द क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि देखो सी के आगे यहाँ पे आ रहा है प्लस और इस सी के आगे भी यहाँ पे आ रहा है प्लस, इसलिए जोड़ेंगे। जोड़ने पे आना चाहिए 7 और गुणा करने पे आना चाहिए 12। तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पे 7 आ जाए, गुणा करने पे 12। तो अपने को पता है 12 जो है वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, इसी प्रकार 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है और फिर 12 की टेबल में आता है। यहाँ पर जोड़ने पर 7 लाना है अपने को, तो 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 होता है, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 होता है और 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 होता है। तो इसमें यही परफेक्ट बैठ रहा है, इसलिए इसके जो गुणनखंड होंगे वो 3 और 4 होंगे। यहाँ पे ये भी बताया था कि बड़ी संख्या हमेशा आगे लिखेंगे और छोटी संख्या हमेशा पीछे। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 3 इजकल टू 0। यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 4x, तो यहाँ बचेगा x और 4x का जब 4x में डिवाइड करेंगे तो 1। सेम इसी प्रकार जो यहाँ बच रहा है वो का वही यहाँ बचना चाहिए, उसके लिए इसको सेम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर x की जगह तो x आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे 3, वो भी प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। जैसे 3 से इसको डिवाइड करो तो x ही बचेगा, इसको डिवाइड करो तो 1 ही बचेगा। अब दोनों में जो सेम आ रहा है, ये दोनों में सेम आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे x प्लस 1 और 4x प्लस 3 इजकल टू 0। तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। और गुणनखंड से शून्यांक भी ज्ञात कर सकते हैं। शून्यांक के लिए x प्लस 1 इजकल टू 0, इसी प्रकार 4x प्लस 3 इजकल टू 0, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से देखोगे तो 4x इजकल टू -3, तो x इजकल टू -3/4। तो x की 2 वैल्यू आ गई, अतः x इजकल टू -1 होगा या -3/4 होगा। ये हमने सीखा पहला वाले तरीके से सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमने सीखा अभी पहला वाला। अभी इसी तरीके से दूसरे वाले जो ट्रिक है उससे हम सीखेंगे। सवाल जैसे लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इजकल टू 0। वही सेम यहाँ पर वही a b c ज्ञात करेंगे। a की वैल्यू है यहाँ पे 4, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है +1। यहाँ पे वही सेम a का मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो 4 बन जा 4 यानी कि 4 आ जाएगा यहाँ पे। और इसी प्रकार यहाँ पे है -4। तो देखिए यहाँ पर c के आगे तो आ रहा है प्लस, तो c के आगे जब भी प्लस आएगा तो हमेशा जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ b के आगे आ रहा है माइनस, इस माइनस की वजह से जो इसके गुणनखंड होंगे वो माइनस माइनस के ही होंगे। तो गुणा करने पे आना चाहिए 4 और जोड़ने पे आना चाहिए -4। तो देखिए 1 की टेबल में आता है 4, 2 की टेबल में भी आता है 4, इसी प्रकार 4 की टेबल में भी 4 आता है। अब देखिए 1 और 4 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 4 नहीं आएगा। लेकिन 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा। गुणा करने पे भी 4 आएगा और जोड़ने पे भी 4। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो 4x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x और प्लस के 1 होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस माइनस है तो दोनों के आगे माइनस आएगा। सेम इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो सेम देखिए 4 और 2 की टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा और दोनों में x आ रहा है तो x भी कॉमन आ जाएगा। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। इसी प्रकार 2x का -2x में डिवाइड करें तो -1 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी यही आएगा, बताया था अभी कुछ देर पहले। लेकिन देखिए यहाँ पे 2x यहाँ पे प्लस का 1 है, लेकिन यहाँ देखिए माइनस का लिखा है। जब भी यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ रहा हो तो हमेशा ध्यान रखें यहाँ माइनस कॉमन आएगा ही आएगा। और माइनस में यहाँ पे सेम है, इसलिए यहाँ पे हमेशा 1 ही कॉमन आएगा इजकल टू 0। तो दोनों में ये चीज़ देखो सेम आनी चाहिए। दोनों में सेम आ रहा है तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, और ये बचा हुआ
इन दोनों जो बच रहे हैं इनको ऐसे कैसे लिखे इजगल टू 0। सेम वही शून्यांक ज्ञात करने तो 2x माइनस 1 इजगल टू 0 और 2x माइनस 1 इजगल टू 0। तो 2x इजगल टू 1/2 आ जाएगा यहाँ से। सेम यहाँ से भी 1/2 जो इसके शून्यांक होंगे, अतः शून्यांक जो होंगे इसके वो हो जाएगा x इजगल टू 1/2 1/2। इसी प्रकार 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इस तरीके से देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, मतलब ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें यहाँ पे माइनस आ रहा हो c के आगे और b के आगे प्लस आ रहा हो। यहाँ पर देखिए जो a की वैल्यू है वो है 3, b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई -2। a का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, घटाते हैं, तो यहाँ पे घटाने के बाद 5 बचना चाहिए, यानी कि गुणा करने पे आना चाहिए 6 और जोड़ने पे आना चाहिए 5, वो भी किसका, प्लस। तो देखिए 6 1 की टेबल में आता है 6, 2 की टेबल में 6 आता है और 3 की में आता है और 6 की में आता है। अब घटाने पे अपने पास आना चाहिए 5, तो 6 में से 1 घटा लो तो 5 बचेगा, लेकिन 3 में से जब 2 घटाओगे तो 1 ही बचेगा। इसलिए यहाँ पे अपने को इसके गुणनखंड होंगे वो होंगे 1 और 6। यहाँ पे हमेशा पहली संख्या बड़ी होगी इसलिए आगे 6 लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के x और माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों चिन्हों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही चिन्ह आएगा। यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो 3 कॉमन ले लेंगे, फिर x भी कॉमन आ रहा है तो x भी कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 2x 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसके बाद इन दोनों में से देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो x प्लस 2 इजगल टू 0। ये दोनों में सेम आने चाहिए, सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर x प्लस 2 और 3x माइनस 1 इजगल टू 0। शून्यांक ज्ञात करने के लिए x प्लस 2 इजगल टू 0 और 3x माइनस 1 इजगल टू 0। तो x की जो वैल्यू आ गई वो -2 आ गई और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 1/3 आ जाएगी। तो इस तरीके से शून्यांक प्राप्त हो जाएंगे हमें। x इजगल टू -2 और 1/3, ये दो इसके शून्यांक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार चौथे तरीके से 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इजगल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इजगल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सेम इसी तरीके का उदाहरण है ये। इसमें भी सेम a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू हो गई -4। सेम a का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, गुणा करने पे आना चाहिए 12 और घटाने पे आना चाहिए -1। अब अपने को पता है 12 आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 4 की में आता है, 6 की में आता है, 12 की में आता है। अब घटाने पर 1 बचना चाहिए, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 1 तो आएगा नहीं। 6 में से 2 घटाओगे तो भी 4 बचेंगे, लेकिन 4 में से जब 3 को घटाया जाएगा तो 1 ही बचेगा। इसलिए इसके जो परफेक्ट गुणनखंड होंगे वो 3 और 4 होंगे। इसमें देखिए बड़ी संख्या हमेशा पहले लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे -4x माइनस के 3x और -4 इजगल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ से 3x माइनस 4 ये बचेगा सेम। लेकिन देखिए यहाँ पे सेम का सेम माइनस है तो माइनस ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो प्लस चिन्ह है वो प्लस ही रहेगा और 1 कॉमन ले लेंगे। अब दोनों में ये देखो सेम आ गए हैं, तो 3x माइनस 4 और बचा क्या, x प्लस 1 इजगल टू 0। शून्यांक ज्ञात करने के लिए 3x माइनस 4 इजगल टू 0 लगाएंगे,
इसी प्रकार x प्लस 1 इजकल टू 0 लगाना है। यहाँ से 3x इजकल टू 4 आ जाएगा और x इजकल टू 4/3 और यहाँ से x इजकल टू -1। अतः जो शून्यांक प्राप्त होंगे वो x इजकल टू 4/3 और -1 प्राप्त होंगे। इन चारों ट्रिकों के माध्यम से आप गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, गणित के सारे टॉपिक क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।